चलिए तो बच्चों आज हम लोग बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अब हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो लिख लेते हैं हेडिंग हम, तो हेडिंग लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, सब लोग लिख लें डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, देखते हैं जरा। अब डिस्प्लेसमेंट को हमें फंक्शन ऑफ टाइम में लिखना है। ओके, तो हम लोग क्या करें, डिस्प्लेसमेंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो बच्चों देखो, हम लोग हमारे पास एक इक्वेशन था, इसके पहले हम लोगों ने देखा था v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट कितना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने देखा था किसके पीछे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमने रिलेशन देखा था। अब हम देखना, हमें करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो हम लोग बात जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि ये वेलोसिटी को लिख सकते हैं क्या, dx बाई dt, ये बात हम लोग जानते हैं। इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर, ये बात हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं एक काम कर सकता हूं कि ये dx को ऐसे रहने दिया, ये वाला पार्ट इधर लाइए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना ओमेगा, और dt वाले पार्ट को इधर लेके चला गया। अब जरा देखते हैं कैसे हम लोग इस फंक्शन ऑफ टाइम में कैसे निकालेंगे, जरा देखते हैं। सपोज करिए ये हमारा मीन पोजीशन है, पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन पे है, ठीक है। ये पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारा मीन पोजीशन है और ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक बात, ओके। मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे, ये यहां पे था, यानी वैल्यू में मान लेता हूं कितना है, x नॉट है। और मैं कह रहा हूं t इक्वल टू, यहां मैं ले लेता हूं पार्टिकल, यहां पे t इक्वल टू t पे ये पार्टिकल जो है वो कितने पे है, वो x पे है, ठीक है। तो चलिए भाई इन दोनों को इंटीग्रेट करा जाए, दोनों साइड से इंटीग्रेट किया जाए। मैं कहता हूं जब t इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल का पोजीशन कितनी थी, x नॉट थी। जब t की वैल्यू t था तो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, x थी। हम लोग जानते हैं बच्चों एक चीज कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देख ले जरा, हम लोग जानते हैं dx बाई कितना हो, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a। ये बात हम लोग जानते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा इस वाले पार्ट का, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखते जरा। इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्या इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई a, और इसकी लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, x नॉट, अपर लिमिट कितनी है, x इक्वल टू ओमेगा है और यहाँ पे dt है, तो कितना इंटीग्रेशन आएगा, ओमेगा t, और लोअर लिमिट कितनी 0, अपर लिमिट कितनी t। अब इसको मैं रखता हूँ, फिर से यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा तो रखते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन इनवर्स, क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, x बाई a, और कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस में क्या, x नॉट बाई कितना a इक्वल टू, यहाँ पे t रहेगा, माइनस 0 का 0 लिखे चाहे ना लिखे, इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, ओमेगा t। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं, है ना। इस माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x बाई a इक्वल टू ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x नॉट बाई a। मैं इस टर्म को, ये जो पूरा टर्म है, इसको मैं मान लेता हूँ फाई। तो मैं इधर किनारे लिख भी लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इधर मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ कि फाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, साइन इनवर्स x नॉट बाई a, इसको मैं बोलता हूँ फाई, मैं ऐसा नाम दे दिया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बताइए जरा, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई a इक्वल टू कितना, ओमेगा t प्लस कितना, फाइव। इस साइन इनवर्स को उधर ले जाया जाए तो लिख सकते हैं x बाई a इक्वल टू साइन और कितना भैया, ओमेगा t प्लस फाइव। लिख सकते हैं कि नहीं, इसको a इधर ले जाए, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा t प्लस कितना, फाइव। क्या ये रिलेशन हमारा आ गया, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये रिलेशन निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में। मैं इधर कहीं लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू निकल के आता है a साइन ओमेगा t प्लस कितना, फाइव। ये बात आपको याद रख लेनी है। अब इसमें कौन क्या है,
किससे दिखाते हैं, ये बातें मैं करता हूँ, पहले आप इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, नोट करो और होप दैट आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रहा है तो अपने सारे दोस्तों तक ये बात शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें, है ना, ताकि ये चीज़ें और लोगों तक पहुँचे, है ना बच्चों। नोट कर लें। चलो मेरे प्यारे बच्चों नोट करो। ओके चलिए आगे देखते हैं। ओके ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट करो जल्दी से फटाफट, ताकि ये समझ में आए। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बच्चों ये रिलेशन निकल के आया हमारे पास में, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, ये रिलेशन निकल के आया हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए इसमें x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ वो x बता रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट है। a क्या है, उसका एम्पलीट्यूड बता रहा है, और ओमेगा क्या है इसमें, वो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या हमारा फाई, वो है इनिशियल फेज, जिसकी वैल्यू हम लोग लिखते थे, फाई की वैल्यू क्या लिखते थे, साइन इनवर्स x बाय x नॉट बाय a, ये बात हम लोग लेते थे। वो इनिशियल फेज है, इसको हम लोग फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं या इनिशियल फेज भी बोलते हैं, राइट। अब जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करूं अगर, तो हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस पे ले रहे हैं, किस पे उसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं, एक्स पे या फिर वाई पे, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहूं कि पार्टिकल का इनिशियल फेज यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ है t=0 पे है ना, तो ये हमारा इनिशियल फेज हो गया। अब पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो उसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं एक्स पे, पार्टिकल इधर आ रहा है तो उसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग एक्स पे। जैसे पार्टिकल अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कोई बात नहीं, ये इसका ए है, ये प्रोजेक्शन हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये टर्म हम लोग निकाल सकते हैं एक्स के टर्म में इक्वेशन निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग वाई के टर्म में भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो देखे भैया, और अगर मान लीजिए ये इनिशियल फेज है, यहां से पार्टिकल यहां पे जाता है, सपोज करिए ये पॉइंट बी है, ये ए से मैं ऐसा मान लूं एक्स से एक्स डैश पे जा रहा है, चाहे कुछ भी मान लो, ये पी से पी डैश मान लिया जाए, यहाँ पे जाता है, तो ये वैल्यू जो हो गई यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टी, है ना। तो ये टोटल एंगल जो होगा अब क्या होगा, ओमेगा टी प्लस 5, और यहाँ हम उसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं एक्स पे और वाई पे। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करें। अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं कि भाई इसका ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, है ना। ये सारी बातें तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, और देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनता है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से नोट करो ताकि हम लोग ग्राफ की बात करें, ठीक है। चलिए तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्री रिलेशन भी बोलते हैं। अब चलते हैं इसके ग्राफ पे, राइट। चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्री रिलेशन, है ना। तो x इक्वल टू आया a साइन ओमेगा टी, और ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल क्लॉकवाइज में जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे या फिर हम लोग y एक्सिस पे लिख पाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा और देखना चाहते हैं कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी आया, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो क्या होगा भाई, साइन है तो ऑब्वियस सी बात है सिनुसॉइडल होगा, है ना। चलिए देखते हैं, ओके ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इसकी वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू आया a साइन ओमेगा टी, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं, वैल्यू आया x इक्वल टू कितना, a साइन ओमेगा टी प्लस कितना 5। अब इसका मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, एक्सट्री ग्राफ बनाना चाहता हूँ, है ना। तो देखते हैं, ये हम लोगों ने देखा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो है रिलेशन भी निकल गया है ना। चूंकि सिनुसॉइडल है तो साइन का ग्राफ हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे होता है, ठीक है, कुछ ऐसे होता है, और ये जो वैल्यू होगी ये प्लस ए होगा, ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, ये माइनस ए होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये हमारा टाइम का एक्सिस, है ना। मैं इस पे डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ और इस पे ले रहा हूँ क्या, टाइम को ले रहा हूँ, राइट। चलिए अच्छा एक बात देखिए, अगर पार्टिकल को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, देखिए भैया यहाँ से लेकर के ये पोजीशन मान लीजिए है ओरिजिन से यहाँ तक जाने में 1 टाइम पीरियड लगता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये बातें जरा हम देख लेते हैं। यहाँ तक आने में कितना लगेगा, t/4,
यहाँ पे आने पे कितना लगेगा t/2, यहाँ पे आने पे 3t/4 और यहाँ पे आने पे कितना t। मतलब एक अगर हम देखें ये अगर मैं कोई पोजीशन मान लूँ यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा t/4, फिर यहाँ से आने पर कितना लगा t/4, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा t/2, है कि नहीं। फिर यहाँ से यहाँ तक आने पे कितना t/4 उसमें और जोड़े तो 3t/4 आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक भी कितना t/4 है ना, तो ये आ गया t। तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और ये इसका इक्वेशन भी आ गया और इक्वेशन के साथ साथ इसके ग्राफ xt ग्राफ आ गया, राइट। तो चलिए नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग, है ना। चलिए तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, है ना। ठीक है भाई, देखो एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है और पार्टिकल t=0 पे यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल यहाँ t=0 पे इस पोजीशन पे और इधर की तरफ ये मूव कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, राइट। क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और मैं कह रहा हूं कि ये क्लॉकवाइज मूव तो कर रहा है लेकिन t=0 पे यहाँ पे था और t=4 सेकेंड पे ये पार्टिकल कुछ यहाँ आ जाता है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन पूछा है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे भी लिखिए, दोनों लिखना चाहें। इसका रेडियस जो दे रखा है वो दे रखा है 3 मीटर, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ 0 से t=4 सेकेंड पे आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा ω/t हो जाएगा, राइट। इसका प्रोजेक्शन लिखना हो तो ये होगा y एक्सिस पे और ये होगा हमारा x एक्सिस पे। और ये तो इसका एम्पलीट्यूड होगा a जिसकी वैल्यू दे रखा है 3, राइट। ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। तो y एक्सिस इसको मैं y मान लूँ इतना दूर, ठीक है। तो हम y और a में क्या रिलेशन लिखेंगे बोलिए, हम लिख सकते हैं क्या कि cos ω/t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos ω/t इक्वल टू लिख सकते हैं कितना y बाई कितना a बेस अपॉन कितना हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, या y इक्वल टू लिख सकते हैं कितना a और कितना cos ω/t, ये बात हम लिख सकते हैं, राइट। अब a की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो लिख सकते हैं 3 cos ω/t, ये बात हम लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमारी चीजें सही नहीं है, अभी हमको और भी लिखना पड़ेगा, ओमेगा की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी तब जाके सही होगा, क्योंकि यहाँ पे t=4 सेकेंड दे रखा है, राइट। तो अब हम लोग क्या करें, ओमेगा की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं भाई, ओमेगा की वैल्यू हम लोग जानते हैं 2π/t होता है। हम ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है 2π कितना t, या लिख सकते हैं 2π/t की वैल्यू कितनी है 4, इससे कट करें कितना देख सकते हैं π/2, ये वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तब ये इक्वेशन हो जाएगा। प्रोजेक्शन इसका y एक्सिस पे कितना होगा 3 और कितना cos ओमेगा की जगह पे π/2 इंटू कितना t, तो ये बात हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा आ गया इसका इक्वेशन, और ये किसी एग्जाम में पूछा गया है, मेरे ख्याल शायद नीट में पूछा गया है ना। तो चलिए तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 cos π/2 इंटू t, ये आंसर हो गया। अगर मान लीजिए मैं x एक्सिस पे लिखना चाहता, x एक्सिस पे, तो देखो भैया x एक्सिस ये है, ठीक है, इसमें और इसमें रिलेशन किस में आ जाएगा, साइन में, मतलब यही तो होगा। तो हम लिख सकते थे x/a इक्वल टू कितना, अब x/a कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके वैल्यू होती है sin ω/t का, तो हमने sin ω/t लिख दिया। तो x वैल्यू कितनी आ जाती है a sin ω/t, और a की वैल्यू कितनी आई थी 3, sin ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी π/2 इंटू कितना t, तो ये x एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन हो जाता और ये हमारा y एक्सिस पे ये प्रोजेक्शन हो जाता। तो प्रोजेक्शन निकालने आपको आना चाहिए। अब अगर मान लो पार्टिकल क्लॉकवाइज ना घूम के एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन निकालने तो आपको आना चाहिए। चलिए नोट करिए, प्रोजेक्शन निकालने एक बार और सिखा देते हैं आपको, है ना। ठीक है बच्चों, नोट करो जल्दी से फटाफट, फिर हम लोग प्रोजेक्शन निकालना भी सीख लेते हैं, है ना। चलो भाई ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने जाना, ये बातें हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे बढ़ाते हैं, है ना। ओके, तो अब ये चीजें हम लोगों ने देखा। अब अगर मान लीजिए मुझे प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे हो और ये क्लॉकवाइज ना हो करके एंटी क्लॉकवाइज हो, तो क्या करेंगे, तो देख लेते हैं भाई। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या हो जाता मामला, ये तो क्लॉकवाइज में था, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे दे देता कि पार्टिकल जो है
t इक्वल टू 0 पे देखें, t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल यहाँ पे था, t इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ है। तो मानी पार्टिकल अब कैसे जा रहा है, पार्टिकल जो हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ पे जाने के बाद मुझसे प्रोजेक्शन पूछे कि x एक्सिस पे क्या होगा और y एक्सिस पे क्या होगा, तो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे दोनों पे देखते हैं। अगर मुझे x एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये ओमेगा टी ना होगा कि कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा कितना, ओमेगा टी। तो अब लिखिए ये एंगल मिला ओमेगा टी, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा एम्पलीट्यूड a है। यही तो वैल्यू दे रखा a, यही तो है ना। चलिए जिसकी वैल्यू 3 होगी, क्योंकि रेडियस यहाँ पे भी सेम होगा यहाँ पे भी सेम होगा, तो लिखें तो cos ओमेगा टी की वैल्यू कितनी लिखेंगे। तो अब ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस, तो नहीं क्या लिख सकते हैं x बाई कितना a, तो x इक्वल टू कितनी आएगी बच्चों a cos ओमेगा टी। क्या मेरी बातें समझ में आई है ना बोलो। तो ये हो गया अपने पास। अब x इक्वल टू क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 3 cos ओमेगा टी। अब फिर से ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है भैया 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई बाई टी की वैल्यू कितनी है 4, ये कट करो 2 टाइम्स कितना आएगा पाई बाई 2 आ गया, रखे वैल्यू तो x इक्वल टू कितना आएगा 3 cos पाई बाई 2 इंटू टी। अब ये हमारे बात तब थी जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है राइट। और y प्रोजेक्शन अगर निकालना हो, y प्रोजेक्शन तो हम लोग कौन सा लिखेंगे भाई, ये हाइपोटेनियस और इसका परपेंडिकुलर, तो क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितना y बाई कितना भाई y बाई a। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी, या फिर आप क्या लिख सकते हैं a की वैल्यू 3 है और साइन ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 2 इंटू कितना t। तो मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका आ गया दूसरा इक्वेशन। ये प्रोजेक्शन हम x एक्सिस पे निकाल सकते हैं और साथ में y एक्सिस पे निकाल सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि x इक्वल टू हम लोगों ने इसके पहले लिखा था a साइन ओमेगा टी प्लस 5, देखेंगे प्रोजेक्शन किधर हो रहा है उसके हिसाब से इसको कंपेयर करेंगे। लेकिन ये बात जानते हैं कि मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट, ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ए जो है हमारा एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा टी जो है हमारी एंगुलर, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और फाई जो है इनिशियल फेज है। इसको कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं राइट। चलिए तो नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं, है ना प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, नोट करिए फिर दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं। तो चलिए अब आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि y इक्वल टू दिया है 5 साइन 3 पाई टी रूट 3 कॉस 3 पाई टी, ये वैल्यू दे रखा है। y इक्वल टू 5 ब्रैकेट में साइन 3 पाई टी प्लस रूट 3 कॉस 3 पाई टी। कह रहा है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, आपसे एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो देखिए ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है ना, और मेरे ख्याल से कब पूछा गया है 2019 से 21 में पूछा गया था, 19 से पूछा गया था, है ना। तो चलिए देखिए बच्चों y इक्वल टू है 5 और है साइन 3 पाई टी प्लस रूट 3 और कॉस 3 पाई टी, ये दे रखा है। अब देखो इसको हमें किसी तरीके से y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 या कॉस ओमेगा टी प्लस 5 के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। अब उसके लिए हम लोग क्या करें, उसके लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान दे जरा, y इक्वल टू है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड करा। जो डिवाइड हम कर रहे हैं उसको अंदर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कितना 10 और कितना 1/2 साइन 3 पाई टी और प्लस कितना ये 1/2 हमने डिवाइड करा है, तो ये ब्रैकेट में जाएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इधर भी जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे इसको तो 1/2 तो क्या लिख सकते हैं 1/2 और रूट 3 तो ऊपर है ही है इंटू कितना कॉस 3 पाई टी। ये बात हम लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात लिख सकते हैं, है ना। अब एक बात देखें जरा, 1/2 किसकी वैल्यू है कॉस 60 डिग्री का, रूट 3/2 किसकी वैल्यू है साइन 60 डिग्री का। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं y इक्वल टू 10 और लिख सकते हैं साइन 3 पाई टी इंटू इसको 1/2 को लिख सकते हैं कॉस π/3, यानी कितना π/3 का मतलब कितना 60 डिग्री, है ना, प्लस रूट 3, अच्छा इसको रूट 3/3 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन कितना π/3, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है रूट 3/3, साइन 60 की वैल्यू यही होता है, इंटू कितना भैया
cos 3 पाई t। ये बातें लिख सकते हैं का? बोलो, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और एक फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे, देखो बालक लोग, एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन a प्लस बी इक्वल टू कितना होता है? साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, पढ़ा तो होगा ना कहीं। तो यहाँ पे साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ऐसा इसको हम बना सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, इसको लिख सकते हैं, मैं इधर लिख लूँ इसको, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं y इक्वल टू कितना 10 और क्या साइन कितना 3 पाई t प्लस कितना पाई बाई 3 साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b। ये तो हो गया। अब इसको कंपेयर करा जाए y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 से, तो देखिए आपको क्या मिला? एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा? एम्पलीट्यूड की वैल्यू आई 10 सेंटीमीटर और ओमेगा की वैल्यू कितनी आई? ओमेगा की वैल्यू आई कितनी? ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं कितना? 3 पाई। तो टाइम पीरियड पूछा है, t इक्वल टू 2 पाई बाई होता है कितना? ओमेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू कितना रखेंगे? 3 पाई, पाई से पाई कट गया, बचा कितना? 2/3 सेकेंड। और अगर आपसे इनिशियल फेज पूछता है, तीसरा क्वेश्चन सपोज करिए आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पे कि इनिशियल फेज भी बताइए, इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट, इसको फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं, इनिशियल फेज या हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट। अगर ये भी आपसे पूछता है तो अब क्या लिख लेंगे? ये फेज होता है, इनिशियल फेज होता है या फेज कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई? उसकी वैल्यू है π/3। क्या मेरी बातें समझ में आई तो जल्दी से नोट करो और बच्चों हर लोगों तक पहुंचाओ अगर ये वीडियो समझ में आपको आया है तो। राइट, चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों? समझ में तो आया होगा, है ना? साइन a प्लस बी का फार्मूला और ये सारी बातें। राइट, चलिए भाई आगे बढ़े। ओके।